हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वेलफेयर पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स जानने हैं तो मेरे दोस्त के द्वारा ली गई क्लासेस जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल पर मिल जाएंगी, जिसे आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से उसका लाभ ले सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे बैंक और बैंक प्रणाली। तो सबसे पहले जानेंगे क्या होती हैं बैंक। तो बैंक वह संस्था है जो जनता की जमा स्वीकार करती है और जनता को उपभोग अथवा निवेश के लिए ऋण देती है, बैंक कहलाती है। तो इसी की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, उसे हम बैंकिंग कहेंगे। तो वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक, अब हम देखेंगे ये कौन कौन सी किस किस तरीके से होती हैं। तो वाणिज्यिक बैंक जो होती हैं वो आरबीआई के निर्देशानुसार क्रियान्वित होती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। साक्ष्यजन के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति में योगदान देती हैं। केंद्रीय बैंक, यह बैंकों का बैंक होता है जिसे हम आरबीआई कहते हैं। केंद्रीय बैंक देश में उपस्थित सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियमन करता है। जितने भी बैंकें उपस्थित हैं हमारे देशों में, जैसे यस बैंक हो गई, एसबीआई बैंक हो गई, आईसीआईसी बैंक हो गई, जितनी भी बैंकें हैं सभी बैंकों का नियमन और क्रियान्वयन करती है। यह मुद्रा की आपूर्ति के साथ साथ साख नियंत्रण का भी कार्य करती है। और जो हमारी वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो सिर्फ साक्ष्यजन का काम करती हैं, वह नियंत्रण नहीं करती। वह आरबीआई द्वारा दिए गई गाइडलाइंस का भी पालन करती हैं सिर्फ और सिर्फ। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि दर के साथ साथ जो आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य हैं उनको परिपूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। तो अब हम पेज नंबर 2 पर आते हैं और देखेंगे कि बैंक के क्या प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैंने ऊपर फ्रेमिंग कर ली है, तो आप देखिए उसे, बैंक के प्रकार। तो नंबर 1 पर कोर बैंकिंग, फिर मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, लीड बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग मतलब विकास बैंक, उसके बाद यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब सर्वव्यापी बैंक, फिर उसके बाद शैडो बैंकिंग। तो अब हम इन सारी बैंकों को डिटेल में समझेंगे। आप अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। तो क्या होती है कोर बैंकिंग। तो इसके अंतर्गत बैंक की सभी शाखाओं को एक दूसरे के साथ कंप्यूटर आधारित नेटवर्क के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, जिससे ग्राहकों को बैंक की सुविधा कहीं भी मिल सके, किसी भी बैंक के माध्यम से बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकें। इसका एक कह सकते हैं कि वित्तीय समावेशन और बैंकों की अच्छी पकड़ वित्तीय समावेशन पर बनाने के लिए और लोगों को हर वक्त हर समय किसी भी जगह पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती है। तो मोबाइल बैंकिंग जो हम मोबाइल के द्वारा करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग जो हम इंटरनेट के माध्यम से अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से करते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे अब लीड बैंकिंग। तो 1969 में गार्डगिल समूह के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर बैंकिंग प्रक्रिया का विस्तार करने के लिए क्षेत्रीय लक्ष्य को निर्धारित किए गए। उन्हीं क्षेत्रीय लक्ष्यों को परिलक्षित करने के लिए 1969 में ही नरसिम्हन समिति के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर जिला में बैंकिंग व्यवस्था का विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके लिए आरबीआई के द्वारा लीड बैंक योजना शुरू की गई। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि विभिन्न बैंक आपसी सामंजस्य के आधार पर विशेष क्षेत्र में वित्तीय सुविधाओं का विस्तार करते हुए किसी जिले में आरबीआई एक बैंक को लीड बैंक नामित करती है, जो अन्य बैंकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए उस जिले में साख सुविधाओं का विस्तार करती है। तो ये होती है लीड बैंकिंग। कुल मिला के कहना है कि जिले में एक बैंक जो आरबीआई नामित करता है वह सभी बैंकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके साख सुविधाओं का सृजन करती है, उनका विस्तार करती हैं। यह व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है, कुछ हद तक यह सिद्ध साबित हुई भी है। तो अब हम देखेंगे विकास बैंकिंग या डेवलपमेंट बैंकिंग। यह बैंक की बहुउद्देशीय प्रक्रिया है। इसके माध्यम से न केवल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाता है बल्कि निवेश को भी प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को भी तीव्र किया जाता है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे विशेष लक्ष्य को बनाकर विकास के लिए आवश्यक साख सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। तो यह विभिन्न विशेष क्षेत्रों में हो सकता है। तो देखेंगे जैसे विकास के लिए विकास बैंक, कृषि विकास के लिए नाबार्ड, औद्योगिक विकास के लिए सिडबी, आयात निर्यात के लिए एक्सिम, आवासीय क्षेत्र के लिए एनएचबी मतलब राष्ट्रीय आवास बैंक। तो ऐसे ही हम देखेंगे यूनिवर्सल बैंकिंग।
तो यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब सर्वव्यापी बैंक, मतलब इसके तहत देखेंगे जब बैंकिंग संस्था अपने बैंकिंग कार्यों का व्यापक रूप से विस्तार कर लेती है तो इस प्रकार की बैंकिंग को सार्वजनिक या सर्वव्यापी बैंकिंग कहते हैं या बैंकिंग व्यवस्था कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बैंक अपने परंपरागत कार्यों के अलावा कुछ अन्य आधुनिक वित्तीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराने लगती है, जैसे कह सकते हैं म्यूचुअल फंड, बीमा सुविधा। यह नरसिम्हन समिति के द्वारा वित्तीय सुधारों के संबंध में एक जारी की गई गाइडलाइंस थी, जिसे मानकर सर्वव्यापी बैंक को यह काम सौंपा गया। तो अब हम देखेंगे शैडो बैंकिंग। तो शैडो बैंकिंग होती है कि यह प्रक्रिया नियमित बैंकिंग व्यवस्था से पृथक होती है। इसके अंतर्गत मध्यवर्ती जो संस्थाओं की भूमिका में वृद्धि हो जाती है। तो कह सकते हैं कि इन संस्थाओं के माध्यम से ग्राहकों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। हालांकि यह नियमित रूप से बैंकिंग व्यवस्था से पृथक है, लेकिन फिर भी यह वित्तीय सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराती हैं। हालांकि इसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों की जो पकड़ है हमारे वित्तीय संसाधनों में उसमें कम होती है। जो सभी प्रकार के असंगठित क्षेत्र से सेठ साहूकार इनकी उपलब्धता को कम करते हैं, इनकी प्रासंगिकता को कम बनाते हैं, जिससे हमारे वित्तीय समावेशन का भी एक सुचारू रूप से कदम आगे बढ़ा माना जा सकता है। तो इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल NBFC ले सकते हैं। तो आगे हम NBFC बैंक्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि बैंक उसी पेज पर है। तो बैंक कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। तो देखेंगे कि अनुसूचित बैंक होती हैं और गैर अनुसूचित बैंक होती हैं। तो अनुसूचित बैंकियों में वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, विदेश क्षेत्र की बैंक। तो सार्वजनिक में विभिन्न प्रकार की बैंकें आएंगी, जैसे SBI, राष्ट्रीयकृत बैंक, RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अन्य तो हम इन सभी बैंकों को डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या क्या काम होते हैं। तो किसे कहते हैं अनुसूचित बैंक। तो वे सभी बैंक जो RBI अधिनियम 1934 की दूसरी सूची में सूचीबद्ध हैं उसे हम अनुसूचित बैंक कह लेते हैं। इन बैंकों को RBI के नियमों का पालन करना पड़ता है। RBI जो गाइडलाइंस मौद्रिक नीति के माध्यम से जारी करती है इन्हें पालन करना अनिवार्य होता है। तो हम इसके साथ साथ देख लेंगे कि क्या कारण रहा कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। तो इसके लिए देखेंगे कि मुख्य कारण तो वित्तीय समावेशन माना जाता है, लेकिन और भी कारण इस पर प्रभावी बने रहे, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की भूमिका को बढ़ाना है तो उसे राष्ट्रीयकरण के माध्यम से बढ़ाया गया। कृषि क्षेत्र में अधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो इसका उदाहरण दे सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो प्रथम हरित क्रांति हुई थी तो उसको और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए, साख सुविधाएं बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक तरीके से कह सकते हैं कि समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। तो इंदिरा गांधी ने 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकरण माना जाता है। तो इसी से आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्या होती हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो वहीं पे अनुसूचित बैंक ऊपर दिया हुआ था जिसे हम बता चुके हैं। RBI नियम 1934 के तहत सूचीबद्ध किया गया। RBI के नियमों का पालन करना पड़ता है। अब देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB रीजनल रूरल बैंक पेज नंबर 3 पर। तो इसकी स्थापना RRB अधिनियम 1976 के तहत हुई है, जिसके संरचना, नियमन और समाप्ति संबंधी दिशा निर्देश इसी अधिनियम में दिए हुए हैं, निर्देशित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन के साथ साथ ग्रामीण साख सुविधाओं को उपलब्ध कराना और अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना। इन बैंकों का काम लाभ के साथ साथ सामाजिक ग्रामीण कल्याण भी है। RRB केवल लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, वह अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाएं उपलब्ध करा के कल्याण का भी काम करते हैं। तो अब देखेंगे कि RBI की स्थापना, संरचना, कार्य किस प्रकार से होता है। तो RBI की स्थापना में 3 संस्थाओं की मुख्य भूमिका होती है, जिसमें केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 15%, प्रायोजक बैंक, प्रवर्तक बैंक या प्रमोटर्स बैंक इनकी 35% होती है।
तो इन सब में आया एक टर्म प्रायोजक बैंक या प्रवर्तक बैंक। तो क्या होती हैं प्रवर्तक बैंक, किस तरीके से होता है? तो प्रवर्तक बैंकों का मुख्य कार्य होता है आरबीआई के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और वित्तीय प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना, एक निश्चित राशि का निवेश करना, यह सब इनके मुख्य कार्य होते हैं। हालांकि हाल ही में आरबीआई अधिनियम और आरबीआई नहीं आरआरबी अधिनियम में संसद द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें बहुत से प्रावधान सामने लाए गए। तो अब उन प्रावधानों को हम देखेंगे। तो क्या थे वो प्रावधान कि केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक की जो संयुक्त हिस्सेदारी हो उसे न्यूनतम 31% हो सकती है, और राज्य सरकार की हिस्सेदारियों में परिवर्तन करने के लिए सरकार राज्य से संबंधित अनुमति लेनी होगी। तो भविष्य में अगर तीनों संस्थाओं की हिस्सेदारी में परिवर्तन के लिए कोई भी अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह मात्र एक अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकेगा। तो अब देख लें कि आरबीआई की आरआरबी की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यक रहेगा। तो आरआरबी की अधिकतम पूंजी की न्यूनतम व अधिकतम सीमा को परिवर्तित कर दिया गया है। तो देखेंगे न्यूनतम सीमा जो 25 लाख से बढ़ाकर 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए कर दी गई है, और अधिकतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया है। यह एक सुधार माना जा सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक ज़्यादा साख सृजन किया जा सके और लोगों को साख उपलब्ध कराई जा सके, सस्ते दामों में ऋण उपलब्ध कराया जा सके। तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो हम देखेंगे अब सहकारी बैंक, पेज नंबर 4 पर। तो अब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि सहकारी बैंक क्या होती हैं, क्या काम होते हैं और किस किस तरीके से इन्हें क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सहकारी बैंकों को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक। तो ग्रामीण शहरी बैंक को 2 तरीके से बांटा गया, अल्पावधि और दीर्घावधि। ऐसे ही शहरी सरकारी बैंक को 2 भागों में बांटा गया, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। तो दीर्घावधि में ग्रामीण सहकारी बैंक में राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक होती हैं और प्राथमिक एवं ग्रामीण विकास बैंक होती हैं। तो अब हम देखेंगे डिटेल में कि क्या होती हैं सहकारी बैंकें, कैसे इनके काम होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो सहकारी बैंकों जो वित्तीय संस्था होती है वह अपने सदस्यों द्वारा शासित होती है, उसका क्रियान्वयन उसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो यह सरकारी सहकारी बैंक कहलाती है। सहकारी बैंक की यह मान्यता होती है कि सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करके ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। मतलब सामुदायिक विकास को अगर हम प्रोत्साहन दे रहे हैं तो इससे देश का विकास प्रत्यक्ष रूप से होगा। तो सहकारी बैंक भी वित्तीय समावेशन में सहायक होते हैं। इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना है, इसलिए इन्हीं बैंकों के माध्यम से साख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये बैंक वाणिज्यिक बैंकों से निम्न प्रकार से भिन्न होती हैं। तो हम देखेंगे किस प्रकार से भिन्न होती हैं। तो सहकारी बैंकें होती हैं, इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना होता है। इनकी स्थापना राज्य सरकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होती है। इनका पंजीकरण रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है। हालांकि ये संस्थाएं आरबीआई के द्वारा ही नियमित की जाती है, लेकिन इनके तहत नियमन किया जाता है। इसका नियमन आंशिक रूप से राज्य सरकार के पास भी होता है। जो ये इनकी शाखाएं होती हैं सहकारी बैंक की, ये सामान्यतः एक ही राज्य तक सीमित होती हैं। अब ऐसे ही साथ ही देख लें कि वाणिज्यिक बैंक की क्या विशेषताएं होती, कैसे काम होता है। तो वाणिज्यिक बैंकों का जो मुख्यतः उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अनुसार की गई जाती है। पंजीकरण रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव कंपनीज के तहत किया जाता है, आरओसी के तहत किया जाता है। इनके नियमन के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 का प्रयोग किया जाता है। इनकी शाखाएं लगभग पूरे देश में उपलब्ध रहती हैं, कई बार तो रहता है कि विदेशों में भी इनकी शाखाएं उपलब्ध रहती हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से सहकारी बैंक अपनी बैंकों के माध्यम से, अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये जो बैंक होती है कुछ थोड़ा बहुत आरबीआई की तरह
काम कर सकती है, क्योंकि इसका काम नियमन करना होता है। इसका काम सीधे लोगों से जुड़ना है, उन्हें लोन प्रदान करना है, ऋण प्रदान करना, उनकी जमा स्वीकार करना नहीं होता है। तो देखेंगे नाबार्ड की स्थापना कैसे और कब हुई। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन की समिति के आधार पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। तो इसका उद्देश्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, साथ ही साख सुविधाओं को और अधिक ज़्यादा बढ़ावा प्रदान करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना। तो इन्हीं सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास को और अधिक बढ़ाया जा सके। इन्हीं विकास को बढ़ाए रखने के लिए विभिन्न सुविधाएं, वित्तीय सुविधाएं विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती है। तो वह विभिन्न वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं, देखते हैं। पहली होती है आरआरबी, दूसरी सहकारी बैंक, तीसरी सरकार और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चौथी कह सकते हैं वे सभी संस्थाएं जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नाबार्ड बैंक होती है वह पूर्णतः ग्रामीण विकास को समर्पित होती है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे, बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या होती हैं भुगतान बैंक, पेमेंट्स बैंक। तो भुगतान बैंक को मुख्य रूप से इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन ही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो एक अर्थव्यवस्था के निचले क्षेत्र में है, निम्नतम तबके में है, उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। बैंकिंग प्रक्रिया से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो ये जो भुगतान बैंक होती हैं ये मांग और जमाएं स्वीकार करती हैं। 1 लाख रुपए तक अधिकतम मांग जमाएं स्वीकार करती हैं। या ऋण नहीं देती हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करती हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पाद, जोखिम रहित जो सरल वित्तीय उत्पाद हैं उनके वितरण की इनको अनुमति होती है। भुगतान बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी चुकता होना आवश्यक है। भुगतान बैंक को आरबीआई के नियमानुसार सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो भी रखना अनिवार्य पड़ता है। इसने अपनी मांग जमा राशि का न्यूनतम 75% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य होता है। तो हम देखेंगे कि भुगतान बैंक का उद्देश्य क्या है, क्यों इसे लाया गया। तो इसके लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि लघु बचत खाते उपलब्ध कराए जा सकें प्रत्येक व्यक्ति को। तो जो प्रवासी श्रमिक या निम्न आय वाले परिवार या संगठित क्षेत्रीय संस्थाओं से जो धन लेते हैं तो उनके लिए यह खाते उपलब्ध कराए गए। जैसे कोई प्रवासी श्रमिक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, वहाँ काम कर रहा है, छोटे छोटे पैसे अपने घर भेजना है कम कम मात्रा में, तो इन के माध्यम से भेज सकता है। तो इसी उद्देश्य से यह स्थापित किए गए। हाल ही में भुगतान बैंक के लिए कुछ नए कदम उठाए गए, जिसे भारतीय डाक को भुगतान बैंक का लाइसेंस दिया गया है। जो डाक होगा, जो हमारी डाक सुविधा थी भारतीय डाक, अब उसे भुगतान बैंक के रूप में भी काम किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे क्या मतलब समस्याएं भी आ रही हैं, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। तो सबसे पहले हम उन चुनौतियों पर नज़र डालेंगे। तो चुनौतियां क्या हैं कि डाकघर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षित नहीं हैं, उनको इन चीज़ों में जानकारी नहीं, तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है, आधारभूत संरचना का अभाव है, सीमित संसाधन है, निजी कंपनियों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा है। बड़ी बड़ी सी निजी कंपनियां हैं जैसे कि आईसीआईसी बैंक है, यस बैंक है और एक्सिस बैंक है। इन बैंकों के साथ उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी है, तो इनमें उनके पास में संसाधनों की कमी रह जाती है। इससे एक बड़ा अंतर देखा जा सकता है। तो इसी के साथ देख लें कि क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसके तहत क्या फ़ायदे हैं। तो इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा जा पा रहा है। घरेलू स्तर पर धन हस्तांतरण की सुविधा है, छोटे छोटे फंड्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। डोर टू डोर स्टेप बैंकिंग है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है, जब चाहे जितना चाहे उतना भेज सकते हैं, सीधा सीधा लाभ उनके अकाउंट में जा रहा है। कोई भी सब्सिडी आई तो उसी के तहत उन्हीं के अकाउंट में पहुंच गई। तो अब हम इसके आगे देखेंगे एनबीएफसी बैंक्स, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब ये जो बैंक्स होती हैं या फिर कंपनियां होती हैं, ये बैंक की तरह कार्य नहीं करती, लेकिन ग्राहकों को वित्त की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ये होती हैं एनबीएफसी। इन्हें आरबीआई के अनुसार ही एनबीएफसी कंपनी का नाम दिया गया है, जो कंपनी अधिनियम के अनुसार ऋण, अंश प्रतिभूति, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, बीमा व्यापार, चिट फंड आदि जैसे ये कार्य करती रहती हैं।
तो एनबीएफसी के अंतर्गत कंपनियां शामिल नहीं होती जिनका मुख्य व्यापार कृषि क्षेत्र में उद्योग या वस्तुओं में क्रय विक्रय से संबंधित होता है। तो अब देखेंगे कि एनबीएफसी क्या क्या कार्य नहीं कर सकती हैं। तो एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं, जमा बीमा योजना एनबीएफसी पर लागू नहीं होती है, या चेक नहीं जारी कर सकती हैं। अब देखेंगे कि एनबीएफसी कितने प्रकार की होती हैं। तो एनबीएफसी 2 प्रकार की होती हैं, एनबीएफसी डी और एनबीएफसी नॉन डी। तो नॉन डी में देखेंगे कि ये माइक्रो फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एमएफआई मतलब सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो अब हम देख लेंगे कि एनबीएफसी नॉन डी मतलब एमएफआई बैंकों से ऋण लेकर ग्राहकों तक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। मतलब कह सकते हैं कि असंगठित वित्तीय बाजार की भूमिका को कम करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। हालांकि मालेगाम समिति के आधार पर सिफारिश के आधार पर एनबीएफसी व्यक्तिगत ऋण पर 24% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकती। हालांकि 24% की भी ब्याज दर बहुत अधिक ब्याज दर है। जो हम बैंकों से लोन लेते हैं मैक्सिमम 7-8% की ब्याज दर पर हमें लोन मिल जाता है, लेकिन ये 24% की ब्याज दर है, मतलब ये खुद में एक बड़ी है। तो वित्तीय समावेशन के लिए उठाया गया एक कदम है जिससे जो निम्नतम तबके तक या फिर गरीब पिछड़े क्षेत्र हैं उन तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें। हालांकि कुछ ना कुछ असंगठित क्षेत्र से तो अच्छा है ही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्मॉल बैंकिंग। तो स्मॉल बैंकिंग को हम ऐसे ही समझ लेंगे, हल्का सा है। जो लघु बैंक की स्थापना वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के साथ साथ बचत खाता उपलब्ध कराने और छोटी व्यवसायिक इकाइयां हैं उनको ऋण में प्राथमिकता देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनकी स्थापना की जाती है। तो कह सकते हैं जो छोटी आर्थिक इकाइयाँ हैं उनको ऋण में प्राथमिकता देने के लिए स्मॉल बैंक की संकल्पना लाई गई। लघु बैंक की स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ की जमा पूंजी होनी चाहिए। वित्तीय संस्था के पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 6 पर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वाणिज्यिक बैंक अपना कार्य करती हैं। तो स्मॉल बैंक को मैंने ऊपर छोटा सा फ्रेमिंग के तौर पर दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मिलते हैं वाणिज्यिक बैंक के साथ। अब इससे बात करेंगे किस तरीके से इनके कार्य होते हैं, वाणिज्यिक बैंक कौन कौन सी होती है। हालांकि हमने पीछे वाणिज्यिक बैंकों को देख रखा है, सरकारी बैंक सहकारी बैंक के साथ मैंने बताया था कुछ, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। इनका काम मुख्यतः लाभ कमाना होता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार या इनकी स्थापना की जाती है और इनके नियमन के लिए बैंकिंग अधिनियम 1949 का प्रयोग किया जाता है। इनकी शाखाएँ पूरे देश में उपलब्ध रहती हैं। तो कार्य के साथ में देखेंगे इनके प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य। तो इनका कार्य होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो जमाएं 2 प्रकार की होती हैं, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। जो टाइम डिपॉजिट होता है उसे आरडी एफडी कहते हैं। जो डिमांड डिपॉजिट होती हैं वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के साथ में होती हैं। ऐसे ही द्वितीयक कार्य होते हैं, मतलब जो इनके अलावा कार्य होते हैं वो होते हैं ग्राहक के एजेंट के तौर पे और कुछ अन्य कार्य होते हैं। तो प्राथमिक कार्यों में कह सकते हैं जो सारी बैंकों का कार्य होता है, मुख्यतः वाणिज्यिक बैंकों का कार्य होता है कि ये बैंकें परंपरागत कार्य करती हैं। मतलब बैंकों की आय का मुख्य स्रोत प्राथमिक कार्य ही होता है। इसके अंतर्गत बैंक अपनी जमा स्वीकार करती हैं और ऋण देती हैं। उन्हें से इनकी साख सजन क्षमता का पता चलता है, उनकी साख सजन क्षमता बढ़ती है या फिर होती है। तो हम अब आगे देखेंगे क्या होती हैं मांग जमाएं, मतलब टाइम डिपॉजिट। तो वो सभी राशियाँ जिन्हें ग्राहक द्वारा कभी भी वापस मांगा जा सकता है, मांग जमाएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत चालू खाता और बचत खाता आता है। तो चालू खाता देखेंगे क्या होता है। तो वे जमा राशियाँ मांग पर देय होती हैं, मतलब इन राशियों का आहरण चेक के द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बैंक इन पर ब्याज अदा नहीं करता तथा बैंक द्वारा ग्राहकों को शुल्क वसूला जाता है। जो करंट अकाउंट होता है उसमें जो हम पैसा रखते हैं उन्हें हम कभी भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई लिमिट्स नहीं होती है। उस पर बैंक के द्वारा कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है उस पर। हालांकि बैंक अपने पास रखता है तो उसके लिए आपसे ग्राहक से शुल्क भी लेता है। और बचत खाता में क्या होता है कि जो जमा राशियाँ होती हैं बैंक उन पर ब्याज अदा करते हैं। इन्हें चेक के द्वारा निकाला जा सकता है, लेकिन इन निश्चित अवधि में जारी किए गए चेक की संख्या सीमित होती है। ऐसा नहीं कि आप महीने में इतनी सारी चेक जितनी मन चाहे उतनी चेक आप जारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, निश्चित चेक ही जारी कर सकेंगे।
तो अब देखेंगे डिमांड डिपॉजिट क्या होती हैं। तो डिमांड डिपॉजिट होती हैं कि एक निश्चित समय की अवधि के लिए ही जमाएं दे होती हैं। आप जमा कर दिए हैं तो एक समय के बाद परिपक्व होने के बाद ही उन्हें आहरण या उन्हें बनवा सकेंगे। तो ये होती हैं डिमांड डिपॉजिट। अब उसके आगे हम देखेंगे कि किस तरीके के बैंक्स ऋण देते हैं प्राथमिक कार्यों के तहत। तो ऋण देना हो गया कि उपभोग और निवेश के लिए वो ऋण देते हैं। तो इन्हें बहुत सारे वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे अल्पावधि ऋण, दीर्घावधि ऋण मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ओवरनाइट और कैश क्रेडिट। ओवरनाइट को ओडी कहते हैं और कैश क्रेडिट को सीसी कहते हैं। तो हम देखेंगे अल्पावधि ऋण किसे कहते हैं। तो ग्राहकों के लिए जो अल्पावधि के लिए बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे अल्पावधि ऋण कहते हैं। इसमें ब्याज भी वसूला जाता है, हालांकि ये ब्याज थोड़ा कम होता है। जो दीर्घावधि के लिए होता है, जैसे होम लोन हो गए, कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, उसके लिए हमने लोन ले रखा है, तो दीर्घावधि के लिए ऋण होते हैं। मतलब मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दीर्घ ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इनकी भी जो ब्याज दरें होती हैं कुछ हद तक निम्न ही रहती हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि ग्राहकों के खाता में उपलब्ध राशि की तुलना में जो निश्चित सीमा तक अवधि राशि का चेक जारी करने की अनुमति होती है। यह एक अस्थायी सुविधा है। इसके अंतर्गत ऋण का आधार ग्राहक की वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं। मतलब आपका अगर ओवरड्राफ्ट है तो उसके पीछे आपकी कुछ ना कुछ गारंटी लगेगी और आपके अकाउंट में रुपए नहीं है फिर भी आप चेक जारी कर सकते हैं। कैश क्रेडिट क्या होता है कि इसमें वर्तमान भौतिक परिसंपत्तियों का पीछे बैक लगा होता है। मतलब आप इसके बैकग्राउंड लगा सकते हैं या इन्हीं के आधार पर सीसी अकाउंट खुलवा सकते हैं। कैश क्रेडिट जहाँ बैंक को केवल आहरित राशि पर ही ब्याज वसूला जाता है। मतलब आपके अकाउंट में आपने सीसी अकाउंट खोल रखा है 2 लाख का, और अगर आप उसमें से सिर्फ 1 लाख रुपए निकालते हैं तो सिर्फ उन्हीं 1 लाख रुपए पर ही आपको ब्याज लिया जाएगा। अब वो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, उस पर आपको कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो इसके आधार पर मतलब विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से बैंक के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब हम देखें इनके द्वितीयक कार्य क्या होते हैं। तो द्वितीयक कार्यों में ग्राहक के एजेंट के रूप में मतलब नगद कोषों का हस्तांतरण करना होता है, विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान करना हो सकता है, बीमा प्रीमियम का भुगतान करना हो सकता है, न्याय के न्यासी की भूमिका होती है, ग्राहकों के निर्देश पर अंश पत्र विक्रय करना होता है। मतलब ग्राहक फ़ोन के माध्यम से या किसी ऐप के माध्यम से बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के नाम से बैंक कुछ अंश पत्र खरीद लेते हैं। ग्राहकों को आयकर संबंधी सलाह देता है कि आपका टैक्स स्लैब इतना है, आपको टैक्स इतना भरना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो अब अन्य कार्य उनके निवेश वगैरह सब कुछ बताता रहता है, आप इतने कर सकते हैं। तो अन्य कार्यों में देख सकते हैं क्या करता है, बैंक आपको लॉकर की सुविधा प्रदान करता है, गिफ्ट कार्ड्स जारी करता है, ट्रेवल कार्ड्स जारी करता है। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो गिफ्ट कार्ड जारी कर देता है आपके लिए। आप उसके माध्यम से आप उसको कुछ धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं। ट्रेवल कार्ड जारी कर सकता है। आप किसी देश में घूमने गए तो आपके अकाउंट से लिंकेज एक ट्रेवल कार्ड जारी कर देगा जो कि आपका इंटरनेशनल स्तर पर भी काम करेगा। किसी भी देश में जाकर उस कार्ड का इस्तेमाल करके आप धनराशि विड्रॉ कर सकेंगे अपने अकाउंट से। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते रहेंगे अगले नए वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।